Jai Hind India aspirants, this is Kapil Kaur, your GAT educator. I hope you all guys are excited to give a very good end to NDA physics. आप लोग सोच रहे होंगे भैया आखिरी वाला सेशन होने वाला है फिजिक्स का. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट सेशन फॉर एनडीए फिजिक्स. ठीक है, और यहीं पर आपका वीडियो नहीं दिख रहा है. यार देखिए यहाँ पर क्या था, 2 घंटे से बिजली नहीं है. ठीक है, देयर इज पावर कट आउट, जिसकी वजह से फॉर द लास्ट 1 आवर आई वाज वेटिंग फॉर द बिजली की आ जाए भाई, फिर मैं सेशन रिकॉर्ड करूँ. इवेंचुअली मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं सेशन लूँ बिना वीडियो के, या फिर मैं अपना सेशन डिले कर दूँ. स्टार्टिंग से जो अपने सेशन आ रहे हैं हमेशा एकदम सही समय पर, सही डेट पर, सारा एक जो अपन ने प्लानर डिसाइड करा था उसके अकॉर्डिंग अपना सेशन होते आ रहे हैं. उसी के अकॉर्डिंग मैं सोच रहा था कि यार शुरुआत इतनी बढ़िया करी थी, बीच में भी बढ़िया पेस से अपन ने सारी चीज़ें कंटिन्यू करी, तो एकदम एंड भी बढ़िया तरीके से करते हैं. सो हियर योर जीटी एजुकेटर, ठीक है, योर प्लेटफॉर्म रोर एनडीए, वी ऑल आर सेट टू गिव अ वेरी गुड एंड टू एनडीए फिजिक्स. ठीक है, अभी यदि आप देखोगे ना, बिल्कुल अपन उसके बारे में बात करेंगे जो टॉपिक अभी अपन फोड़ने वाले हैं, जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स. बिल्कुल, मगर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल अभी फिलहाल में ये है एस्पिरेंट्स के द्वारा, क्योंकि देखो अभी इधर उधर बच्चे भटक रहे हैं. कोई ये वाला मॉक टेस्ट लगा रहा है, कोई वो वाला मॉक टेस्ट लगा रहा है. मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है. किसी के यहाँ पर नंबर नहीं आ रहे, किसी के यहाँ पर नंबर नहीं आ रहे. सबसे ज़्यादा जो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं वो ये है कि भैया केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल नहीं बन रहे. एनडीए में जो 15 सवाल केमिस्ट्री के देखने को मिलते हैं और 8 से 10 सवाल यहाँ पर ऑन एन एवरेज बायो के देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हमको बहुत दिक्कत आ रही है. फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों के पॉजिटिव फीडबैक आए कि भैया अब हम लोग कहीं का भी किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट हम लोग बढ़िया तरीके से फोड़ रहे हैं. एकदम सवाल आसान आ रहे हैं, ईजिली हम लोग उसको मतलब टेक ओवर कर ले रहे हैं. यहाँ पर केमिस्ट्री और बायो का क्या, देखिए एक बात बढ़िया सी मैं आप सभी को बता रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी बात है. ठीक है, ये जितना भी जो अपना है ना केमिस्ट्री एंड बायो, बस कल की जो वीडियो आने वाली है ना, कल की जो यहाँ पर वीडियो आने वाली है मेरी, उसमें आप सभी को बढ़िया तरीके से एक प्लानर दे दिया जाएगा कि कैसे बायो और केमिस्ट्री के सवाल आप सभी को मैं बढ़िया तरीके से करवाने वाला हूँ. एकदम इतने शानदार तरीके से आपको एक अप्रोच के साथ सारी चीज़ें बताऊँगा. सारी चीज़ें सेट हैं आपके लिए. कुछ रिकॉर्डेड सेशन भी ऑलरेडी बना रखे हैं, ठीक है, उनके लिंक भी प्रोवाइड करूँगा और बढ़िया तरीके से आपके सामने इतने प्यारे सवाल लगाऊंगा कि आने वाले जो एग्जाम है आपका एनडीए 2025 सितंबर में, आप जरूर वहां पर वो सवाल देखो. ठीक है, तो कल की जो हमारी वीडियो होने वाली है, इट इज गोइंग टू बी अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. ठीक है, इतना बढ़िया आप सपोर्ट कर रहे हो, इतनी बढ़िया तैयारी कर रहे हो. आपकी जो तैयारी है उसको एक बढ़िया सा कंक्लूजन देते हुए, एक बढ़िया मैनर में आपको एक, आप कह सकते हो कि पर्टिकुलर फिजिक्स को एंडिंग टच देते हुए और केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हुए 22 अगस्त को फिजिक्स का फॉर्मूला कैप्सूल आ रहा होगा. मतलब 22 अगस्त मतलब टुमारो. बाय टुमारो यू विल बी हैविंग अ फॉर्मूला कैप्सूल. टाइमिंग इज 8 PM इन द इवनिंग. ठीक है, 8 बजे शाम को आपको ये वाला सेशन देखने को मिलेगा. जितने भी फॉर्मूले हैं एनडीए फिजिक्स के, जितने भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे मैं यहाँ पर डिकोड कर रहा हूँ. ईच एंड एवरी फॉर्मूला ऑफ एनडीए फिजिक्स आई विल बी डिकोडिंग हियर. सेकेंडली, ठीक है, पक्का और हाँ श्योर शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ कि यहाँ से आपको पक्का सवाल दिखेगा. और दूसरा मैं आपको बता दे रहा हूँ, 15 जो सवाल आते हैं केमिस्ट्री के, आपने ठीक है आपने और जगह से कहीं से केमिस्ट्री पढ़ लिखी होगी, या फिर इसके पहले आपने एनडीए का एग्जाम दिया होगा, वहां पर आपने देखा होगा. 23 अगस्त को, ठीक है, 23 अगस्त को केमिस्ट्री का एक रिएक्शन का कैप्सूल लेकर आऊंगा. आप सभी को पता है विदाउट केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री इज नथिंग. कुछ भी नहीं है केमिकल, मतलब कुछ भी नहीं है केमिस्ट्री बिना केमिकल रिएक्शन के. तो यहाँ पर 23 अगस्त को मतलब 22 अगस्त को एक बढ़िया सा सेशन आ गया. कौन सा कैप्सूल? फिजिक्स का कैप्सूल, फिजिक्स का फॉर्मूला कैप्सूल. और केमिस्ट्री का जो केमिकल रिएक्शन का कैप्सूल है वो मिलेगा आपको 23 अगस्त को शाम 8 बजे. बहुत ही शानदार सेशन रहेगा ये वाला. जितनी भी केमिकल रिएक्शन है सारी की सारी डिकोड होगी, और मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेगा. पक्की बात है, सवाल देखने को मिलेगा. चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स. आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड. अब आप बोलोगे आगे आप बायो और उसका प्लानर कब दोगे? ठीक है, व्हेन विल यू बी गिविंग द प्लानर ऑफ बायो एंड केमिस्ट्री इन द सेशन ऑफ टुमारो? In the session of tomorrow of physics formula capsule, I will be decoding, I will be just divulging the complete planner of bio and chemistry to all of you guys. आपको डेट सहित मैं बता रहा हूँ और पूरा प्लानर कैसे अपन क्या क्या करने वाले हैं सारी चीज़ बताऊंगा. अब सुनिए मेरी बात. जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है अभी कई लोगों ने पढ़ भी लिया होगा. ठीक है, 2 प्रकार के एस्पिरेंट हैं. एक ऐसे हैं जिनकी अब जाकर आँख खुली है, जो एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं. ठीक है, एकदम हीट से लेकर के हीट होता क्या है से लेकर ऊपर तक पढ़ना चाहते हैं. एक स्टूडेंट ऐसे हैं क्योंकि यहाँ वहाँ से थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ लिया है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स. 11th 12th में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स उनका टॉपिक था.
वो बस अपनी जो तैयारी है, जो उनका नॉलेज है, उसको चैनलाइज करना चाहते हैं और ये वो कंटेंट पढ़ना चाहते हैं जो कि एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट दे वांट टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनडीए। तो यहाँ पर अपन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के सारे सवाल लगाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। दिस सेशन इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट लाइक क्विक, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं मान रहा हूँ कंपैरेटिवली छोटा सेशन है, मगर ऐसा नहीं कि ऑप्शन में आपको टिक मार्क करवा दिया कि ये ऑप्शन है, ना, ऐसा नहीं होगा। सारी चीजें मैं बढ़िया तरीके से आप सभी को बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये है, द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस ऑन वन सनी डे इज 113 इन फ़ारेनहाइट स्केल। मतलब एक जगह का आपको तापमान कितना दे रखा है, 113 डिग्री दे रखा है फ़ारेनहाइट में, ठीक है, फ़ारेनहाइट में आपको 113 डिग्री दे रखा है। वहीं पर केल्विन कितना होगा, ठीक है, केल्विन कितना होगा, मतलब वही टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन यार बहुत पूछे जाते हैं एनडीए एग्जाम में। मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये जो चीज है ना, जिसमें क्या फॉलो हो रहा है, यहां पर ये फॉलो हो रहा है कि टेम्परेचर की जो यूनिट है उसको चेंज कैसे करते हैं। टेम्परेचर की यूनिट सेल्सियस में भी होती है, फ़ारेनहाइट में भी होती है, केल्विन में भी होती है। यहां पर ये वाले क्वेश्चन में फ़ारेनहाइट से केल्विन में चेंज करने को बोल रहा है। हो सकता है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करने को बोल दे, हो सकता है फ़ारेनहाइट से केल्विन सेल्सियस में करने को बोल दे, हो सकता है बोल दे सेल्सियस से केल्विन में करने को बोलते। करते कैसे, देखिए एक बढ़िया सा मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, एक बढ़िया सा फॉर्मूला बता रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व करवा दूं। आप केएफसी तो गए होगे, और नहीं भी गए होगे तो आपने देखा तो होगा, ठीक है, यू माइट हैव सीन दिस आउटलेट। तो आपने केएफसी देखा होगा। केएफसी को आप उल्टा कर दो, आप कर दो सी एफ के, ठीक है, सी एफ के कर दो। तो आप यहां पर लिखो सी, ठीक है, आप यहां पर लिखो सी, ठीक है, आप यहां पर लिखो एफ, ठीक है, और आप यहां पर लिखो के। आपने सी लिखा, आपने एफ लिखा, आपने के लिखा, ठीक है। अब क्या करो, जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है उसको क्या करो, माइनस कर दो। सेल्सियस में कितना होता है 0, फ़ारेनहाइट में कितना होता है 32, और केल्विन में कितना होता है 273, ठीक है। और यहां लगाओ इक्वल, यहां भी लगाओ इक्वल। अब नीचे लिखो 595, 595, और ये बन गया आपका फॉर्मूला उसको एक्सचेंज करने का, उसको इंटरचेंज करने का, ठीक है। ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने तैयार है। आपने कुछ नहीं करा, आपने क्या करा, यू जस्ट डिडक्ट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सेल्सियस में जो कि 0 होता है, फ़ारेनहाइट में 32 होता है, केल्विन में 273 होता है, और र्यूमर स्केल आए तो R/4 कर देना और नीचे 4 लगा देना। फाइनल जो निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है, जो कि अब भी मैंने आप सभी को डिकोड कराया, ठीक है। आई होप इतना आप सभी को क्लियर होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब ये पूरा फॉर्मूला बन गया तो आपको क्या करना है, पहले तो ये वाले फॉर्मूले को लिखो ध्यान से। जब आपको पता चल गया फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों के बारे में बात चल रही, दो यूनिट के बारे में बात चल रही, तो आप लिखो, तो C -0 इज इक्वल टू F -32 एंड K -273 आपने यहां पर लिखा अपॉन 595, ठीक है। एकदम आराम से आपने ये चीजें लिख दी। अब जिसके बारे में यहां पर बात चल रही है वो है फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, तो यहां पर सेल्सियस का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, तो यहां पर इसका काम नहीं है, तो आप ये वाले केस को कंसिडर करो बस। आप कुछ मत करो, दो वेरिएबल हैं एफ एंड के, एफ की वैल्यू डाल दो, एफ की वैल्यू डाल दो 113 -32 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इधर आ जाएगा, और ये प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। बस ट्रांसपोजिंग कर दी और आपने आंसर निकाल दिया। कैसे आएगा, यहां पर आ जाएगा 8 और यहां पर 1 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 273। यहां पर 9 9 जा 81, 9 5 जा 45, तो 273 में जब 45 प्लस करोगे, ठीक है, यहां पर आपने 45 प्लस कर दिया, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 318 केल्विन। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली फाइन एंड फैंटास्टिक, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करा जाता है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हुए मैं आप सभी को एक बढ़िया सी बात बताना चाहूंगा, सुनना। आपने दो चीजें पढ़ी हैं, एक फ़ारेनहाइट, मतलब तीन चीजें, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। अपन कंपेयर कर रहे हैं फ़ारेनहाइट को, ठीक है। एक बात मैं बोल रहा हूं, हमेशा याद रखना कि केल्विन कैन नेवर बी नेगेटिव। जो केल्विन है, केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो बस मैं आपको एक बढ़िया सी बात बता रहा हूं कि जो फ़ारेनहाइट है ना, ये फ़ारेनहाइट एक बार सेल्सियस के बराबर कब होगा और एक बार केल्विन के बराबर कब होगा। तो फ़ारेनहाइट सेल्सियस के बराबर कब होगा, जब दोनों -40 डिग्री पर होंगे, ठीक है, जब दोनों -40 डिग्री पर होंगे। सर फ़ारेनहाइट केल्विन के बराबर कब होगा, जब दोनों 574.25 डिग्री पर होंगे, ठीक है, 574.25 डिग्री पर होंगे। समझ में आया। तो ये चीज काम कहां करने वाली है, और आपने ऐसा क्यों बताया,
आपके दिमाग में आएगा यार फ़ारेनहाइट तो ठीक है, सेल्सियस के बराबर है, फ़ारेनहाइट ठीक है, मगर हमने तो दो चीजें पढ़ी हैं जब बराबर होता है, 40 डिग्री भी पढ़ा है और 574.25 डिग्री भी पढ़ा है। इसलिए मैंने ऑलरेडी आपको ट्रिक के तौर पर बता दिया कि फ़ारेनहाइट और केल्विन जब बराबर होंगे तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि केल्विन कैन नेवर बी नेगेटिव। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू केल्विन इज इक्वल टू -40 डिग्री नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि केल्विन कैन नेवर बी नेगेटिव। तो फ़ारेनहाइट बराबर केल्विन बराबर 574.25 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो सेल्सियस देखो, फ़ारेनहाइट जब सेल्सियस के बराबर होगा -40 डिग्री पर, फ़ारेनहाइट जब केल्विन के बराबर होगा 574.25 डिग्री पर। तो यहीं पर इसी के ऊपर डिपेंड करता हुआ एक प्यारा सा क्वेश्चन है, 2017 के पहले वाले पेपर में पूछा हुआ था कि केल्विन एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर, ठीक है सुनना ध्यान से, केल्विन और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर है, मतलब एक थर्मोमीटर केल्विन में आपको बता रहा है रीडिंग और एक थर्मोमीटर आपको फ़ारेनहाइट में रीडिंग बता रहा है। दोनों के दोनों आपको सेम रीडिंग शो कर रहे हैं किसी भी सैंपल की। सो व्हाट वुड बी द करस्पॉन्डिंग रीडिंग इन सेल्सियस थर्मोमीटर, मतलब सेल्सियस थर्मोमीटर में कितनी रीडिंग होने वाली। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू विल फील लाइक यू आर अ वॉरियर। मैं करवाता हूं, देखिए। तो आपको बताना है कि सेल्सियस क्या है। अब आपसे कभी पूछे कि सेल्सियस क्या है, आपसे ऐसा पूछे कि सेल्सियस क्या है, या फिर पूछे कि फ़ारेनहाइट क्या है, या फिर पूछे कि केल्विन क्या है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज आती है? सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है कि जो मैंने फॉर्मूला बताया, C-0 इज इक्वल टू F-32 इज इक्वल टू K -273 अपॉन 595 ये चीजें आपके दिमाग में आती है। ठीक है, अब जब इतनी चीजें आप सभी के दिमाग में आ रही है तो आपसे जो पूछ रहा है आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस करोगे। क्या पूछ रहा है कि सर आपसे तो सेल्सियस पूछ रहा है, बिल्कुल। तो कोई भी चीज को फाइंड करना है तो आप क्या करो, दो वेरिएबल उठा लो जिसमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपको पता होगी, तो ऑटोमेटिकली पहले पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप फॉर एग्जाम्पल क्या करो, इसको C-0 मतलब C/5 लिख दिया इज इक्वल टू F-32/9। यदि अपन सिर्फ यही रिलेशन ले और यदि गलती से अपने को F की वैल्यू पता चल जाए तो F की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ट्रांसपोर्टिंग करके। ठीक है, कैसे करें, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। आपको हिंट के तौर पर बहुत ही प्यारी चीज दी हुई है क्वेश्चन में। क्या दिया है, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर बोथ विल गिव यू द सेम रीडिंग। तो आप एक बात मेरे को बताओ, फ़ारेनहाइट एक बार सेल्सियस के बराबर होता है और एक बार केल्विन के बराबर होता है। जब केल्विन के बराबर होगा तो केल्विन कैन नेवर बी नेगेटिव, तो -40 होगा नहीं, ये होगा 574.25। तो अप्रोक्सीमेटली अपन इसको 574 कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहां पर कितना कर लिए 574, तो कुछ मत करो, आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू डाल दो 574। तो C/5 इज इक्वल टू 574 -32/9। ठीक है, आगे फर्दर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड दैट जेंटलमैन कि C/5 इज इक्वल टू 4 में से जब 2 जाएगा तो बचेगा 2, 7 में से जब 3 जाएगा तो बचेगा 4, 5 मतलब 5 और यहां पर हो जाएगा 9। ठीक है, 9 हो गया। अब 5 को ऊपर लेके जाओ, 5 का मल्टीप्लाई करवा दो, तो C इज इक्वल टू 5 2 10 1, 20 और 1 21, 2 26 27 2 7 1 0/9। इसको सॉल्व करोगे तो 9 3 27, 9 27। अब 0 लगा दो यहाँ पर, अब जाएगा 9 1 9 पॉइंट, यहाँ पर फिर आ जाएगा 9 1 9, तो 301.1। सर ये 301.1 क्यों आ रहा है और यहाँ पर ऑप्शन में तो कहीं भी नहीं है? अरे तो हमने 574.25 को भी तो 574 कंसिडर करा था, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 30। ठीक है, क्या बढ़िया सवाल था यार, मजा आया कि नहीं? सारी चीजें जो ऊपर मैंने आपको ये वाला रिलेशन पढ़ाया इसका भी एग्जीक्यूशन हो गया, जो मैंने आपको ये वाली कंडीशन पढ़ाई ये वाला भी हो गया। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन का मतलब इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आता है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्या बोल रहा है कि न्यूमेरिकली 2 थर्मोमीटर्स, one in Fahrenheit scale and another in Celsius scale shall give the same reading। मतलब दो थर्मोमीटर है, एक फ़ारेनहाइट में और दूसरा सेल्सियस में, दोनों के दोनों थर्मोमीटर आपको सेम रीडिंग कब देंगे? When will they give you the same reading? Let me tell you gentlemen, एक बार जो फ़ारेनहाइट है वो किसके बराबर रहता है, केल्विन के बराबर, और एक रहता है सेल्सियस के बराबर। केल्विन के बराबर कब रहता है, 574.25 डिग्री पर। आप सभी को पता होगा इट इज गोइंग टू बी 574.25 डिग्री पर। सेल्सियस में कब होता है, -40 डिग्री पर। तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, -40 डिग्री। बढ़िया यार, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब यहां पर जो नीचे वाला क्वेश्चन है ना, ये उससे भी प्यारा है। ठीक है, लोग इसको कठिन बोलते हैं मगर मैं नहीं बोलता हूं।
क्वेश्चन यहां पर क्या आया था, फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल, मतलब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का जो कन्वर्जन फॉर्मूला है, ठीक है, जो कन्वर्जन फॉर्मूला है वो क्या है। सर कन्वर्जन फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा ही नहीं, कन्वर्जन फॉर्मूला तो हमने वो पढ़ा है जो आपने हमको पढ़ाया है, C माइनस जीरो इज इक्वल टू F माइनस 32 इज इक्वल टू K माइनस 273, ये जो ट्रिक बताइए हमको तो ये आता है। अरे तो यही है, आप इसी को फॉलो करो, जो मैंने बताया आप इसको एक बार एग्जीक्यूट तो करके देखो, आपको आंसर मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेट्स डू इट टुगेदर, ठीक है। कैसे, आपने पहले लगाया C माइनस जीरो इज इक्वल टू F माइनस 32, ठीक है, इज इक्वल टू K माइनस 273, अपॉन में आ जाएगा 5, यहां पर आ जाएगा 9 और यहां पर आ जाएगा 5, ठीक है। नाउ जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट। द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, देन पुट द केल्विन असाइड, साइड में रख दे। जब केल्विन के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं तो आप केल्विन को कंसिडर ही क्यों करोगे, यू हैव टू टेक द केल्विन असाइड, आपने साइड में रख दिया, तो आप कंसिडर किसको करोगे, आपको कंसिडर करना है इन दोनों को, बस एकदम आसान है। तो जब आप इन दोनों को कंसिडर करोगे तो आप किस प्रकार से यहां पर चीजों को लिखने वाले हो, you are going to write it as C upon 5 is equal to F minus 32 upon 9. It is going to seem like this, इस प्रकार से आपको दिखेगा। भाई तो कुछ मत कर, ठीक है, कुछ भी मत कर, इसको सॉल्व करके देख तू जरा किस तरीके से सॉल्व करेगा, आंख बंद करके नहीं करना है, सॉल्व ऐसे करना है। एक मिनट ब्लैंक स्लाइड खोल लेता हूं एक बार, ठीक है, आपको ताकि बढ़िया तरीके से समझ में आए, ताकि मैं तो वहीं भी सॉल्व करवा सकता हूं मगर ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए इसलिए मैं करवा रहा हूं। आप कॉमन सेंस से लगाओ, आपको एक रिलेशन क्या गिवन है, C अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32, F माइनस 32 अपॉन 9, ठीक है, और आपको यहां पर क्या गिवन है ये, ठीक है। मगर एक चीज देखो, आप देखो यहां पर है LHS, इसको बोलोगे LHS, और यह है RHS, यहां पर अकेला C है, मगर जो चीज हमको गिवन है उसमें अकेला F है, उसमें तो अकेला F है, तो पहले अपन एक काम करें, F को अकेला कर दें। बिल्कुल सर, तो इस F को अकेला करने के लिए 32 और 9 को उधर ले जाओ। बिल्कुल, कैसे ले जा सकते हैं, ऐसे ले जाओ कि C अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 9, बिल्कुल हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 9, प्लस यहां पर कर दो 32 बराबर F। सर ये F तो LHS में लिखा है, तो कुछ नहीं उधर लिख दे भाई, ये ले F इज इक्वल टू, ठीक है, F इज इक्वल टू 32 प्लस C मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 5, ये लिखा हुआ 9 अपॉन 5, ऐसे लिखा हुआ है ना, बिल्कुल सर ऐसे लिखा हुआ है। अब यदि आप देखोगे 9 अपॉन 5 किसके बराबर होता है, तो 9 को जरा 5 से डिवाइड करके देखोगे ना, 5 वन जा 5, यहां पर आ गया 4, ठीक है, यहां पर आ गया 0, तो 1.8, यहां पर कितना आ गया 0, 1.8, तो आप इसको ऐसे लिखोगे F इज इक्वल टू 32 प्लस C मल्टीप्लाई बाय 1.8, ऐसे लिखोगे। और जेंटलमैन इफ यू जस्ट लुक एट द गिवन कंडीशन दैट यू आर गिवन विद, क्या है, F इज इक्वल टू x प्लस, F इज इक्वल टू x प्लस C मल्टीप्लाई बाय 1.8, यही गिवन है, बिल्कुल सर यही गिवन है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फैक्टर x, यहां पर x की वैल्यू क्या है, तो यहां पर देखना भाई, मैंने नहीं करा है ये सवाल, तूने करा है, x की वैल्यू 32 यहां पर निकल कर है, तो यहां पर लगा दो आंसर, ऑप्शन नंबर ए सब्स्टिट्यूटली फाइंड एंड फैंटास्टिक। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं, सारी चीजें आसान है यार, एक मिनट पानी पीने देना। ठीक है, एक बात मैं आप सभी को बताऊं, सुनना मेरी बात, ठीक है, कई बार ना देखो, मैं देखो एक ईमानदारी से एक बात बता रहा हूं, ठीक है, आप जैसे एस्पिरेंट को ना काफी बढ़िया तरीके से रिलेट कर लेता हूं, काफी बढ़िया तरीके से रिलेट कर लेता हूं। आपके जो सर्कमस्टेंसेस हैं, ठीक है, आपकी जिंदगी में चल रही जो समस्याएं हैं, आपकी जिंदगी में चल रही जो सिचुएशन है, ठीक है, द फेज यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, आई नो इट वेरी वेल, दैट इज व्हाई आई एम द यंगेस्ट डिफेंस एजुकेटर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हर बार ना याद रखना, यदि कोई चीज समझ में आपको नहीं आ रही है ना, तो हर बार गलती एजुकेटर की नहीं, हर बार गलती एस्पिरेंट की नहीं होती। लिसन टू मी केयरफुली, कई बार गलती एजुकेटर की भी होती है, समझना मेरी बात। हमेशा जो एफर्ट्स हैं, दे आर ऑलवेज वी LHS इज इक्वल टू RHS, जैसे अभी अपन ये क्वेश्चन करा, उसी प्रकार से एफर्ट दोनों तरफ से बराबर लगने चाहिए। ठीक है, मैं जितना एफर्ट मार रहा हूं आप भी उतने एफर्ट मारो, आप जितना एफर्ट मार रहे हो उतना मैं भी एफर्ट मारूं। अभी आपने जैसे बोला ना, अभी रिसेंटली आपने मेरे को क्या बोला कि भैया केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल नहीं बन रहे हैं, मेरे को पता है मैं पूरा सिलेबस करवाऊंगा, मेरे को करवाना है पूरा सिलेबस, मगर अब देखो मैं कितना बढ़िया तरीके से करवाता हूं।
वो तो वैसे भी मैं करवाऊंगा। तो आई होप आप समझ रहे होगे, बिकॉज यू आर सपोर्टिंग अस, वी आर गिविंग अवर हार्ट एंड सोल टू यू गाइस। दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स, हाउ अवर प्लेटफॉर्म रन। ठीक है, बढ़िया। चलिए, द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्या हो सकता है? मैंने आपसे पूछा सबसे कम से कम टेम्परेचर कितना हो सकता है, कितना हो सकता है? आप क्या बोलोगे सर 0 डिग्री। सर माइनस में कुछ होगा सर, ठीक है, माइनस में कुछ होगा। चल मैं तेरे को हिंट दे रहा हूं, प्यारी सी हिंट, यहां पर लिखा हुआ है केल्विन कैन नेवर बी नेगेटिव। केल्विन कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो फिर आप क्या बोलोगे? सर केल्विन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो कम से कम केल्विन कितना होगा? कम से कम केल्विन कितना होगा? 0 केल्विन। ये सबसे कम केल्विन होगा। तो एट 0 केल्विन द सेल्सियस इज गोइंग टू बी 273। समझ में आ रहा है? -273 सेल्सियस, यही होगा -273। तो या तो बोल दो -273, या तो फिर बोल दो 0 केल्विन। ये दोनों के दोनों लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। अब मैं आपको एक बढ़िया बात बता रहा हूं, द लोएस्ट टेम्परेचर इज -273.15 डिग्री सेल्सियस, जहां पर गैस इज सपोज टू हैव अ जीरो वॉल्यूम एंड जीरो प्रेशर। इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, इसको हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। सवाल करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हम प्रीवियस क्वेश्चन फोड़ रहे हैं ना। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। मतलब इन 4 ऑप्शन में से सबसे कम तापमान कौन सा है भाई जो कि पॉसिबल है? सर आपने 0 केल्विन पढ़ा है, मगर केल्विन को तू सेल्सियस में भी तो चेंज कर सकता है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, बहुत बढ़िया प्यारी सी, देखो एक बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं, सुनना आप ध्यान से। आपने सीके का नाम सुना होगा, सीके का नाम सुना है? बिल्कुल सर, सीके का नाम सुना है, मगर आपने उसी का डुप्लीकेट केसी का भी नाम सुना होगा। सीके मतलब एक ब्रांड है ना, कैल्विन क्लेन, और केसी जस्ट जैसे नाइकी का निक्की ठीक है, पूमा का पुम्बा, कुछ भी मतलब, कुछ भी मतलब, जॉर्डन का कुछ और हो जाएगा, ऐसा साइन बना है तो उसको ऐसा बना देंगे। ठीक है, बाकी यार यू नो हु इज बियरिंग दैट मैटर्स अ लॉट मोर देन व्हाट यू आर वेयरिंग। ठीक है, हर बार बोलता हूं मैं। बाकी यहां पर देखिए, कभी भी कोई भी एक ब्रांड है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रांड, ठीक है, हमेशा हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज हमारे दिमाग में डेवलप होती है। ठीक है, ऑलवेज इट डेवलप्स द पॉजिटिव इमेज, क्योंकि यार पूरी चीजें फॉर्मल है वहां पर। और कभी भी अपन कोई भी मतलब उसका कॉपी की बात करेंगे, तो यहाँ पर उसका जो डुप्लीकेट होता है उसके लिए नेगेटिव इमेज डेवलप होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर सी के है, तो मतलब सी टू के पॉजिटिव इमेज, मतलब प्लस कर देना 273। यहाँ पर के सी मतलब के टू सी मतलब माइनस कर देना 273। बस यही अंतर है भाई हम में और बाकियों में। ठीक है, हम जिंदगी को आसान बनाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं। ठीक है, मैं और आप, सी से के में जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया, +273 हो गया, और के से सी करोगे तो -273, दैट्स इट। ठीक है, तो 0 केल्विन है, तो आपको के से सी करना है, तो ये क्या है, के सी है मतलब नेगेटिव, तो कर देना 0 - 273, तो आंसर कितना जाएगा, -273, -273 सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वैसे भी ये चीज तो मैंने आपको ऑलरेडी ऐसे ही याद करवा दी थी, फिर भी मैंने आपको तरीका बता दिया, एक ट्रिक बता दी, हमेशा आप उसको जहन में रखोगे। दूसरा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सो जेंटलमैन, वी आर नॉट एक्चुअली प्लेइंग करोड़पति, आई एम नॉट गोना गिव यू एनीथिंग इन रिटर्न। ऑलरेडी यार इतना फ्री में कंटेंट दे रहा हूं, और क्या करोगे भाई। ठीक है, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 केल्विन। ठीक है, जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन है। सेल्सियस में कितना होगा, अब भी सॉल्व करा यार, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, you know, if you answer all of these questions, I cannot give you rupees and crores. But one thing I can assure you, if you consistently solve all these questions, there will be one day you will be getting the salute in crore. ठीक है, crores of people will be giving you salute. समझ रहे होगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना, ठीक है, इनमें से किस फिनोमेना में डू हीट वेव्स ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, विद द स्पीड ऑफ लाइट। देखिए मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, जो हीट वेव्स हैं, ठीक है, जो हीट वेव्स हैं ये ना स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, इसको कहा जाता है थर्मल रेडिएशन। ठीक है, इट इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। देखिए क्या होता है थर्मल रेडिएशन में, बढ़िया तरीके से आप सभी को समझाता हूं व्हाट इज थर्मल रेडिएशन। ठीक है, थर्मल रेडिएशन का मतलब यह है कि ये जो थर्मल रेडिएशन ऐसी हीट वेव्स है, ठीक है, पहली बात तो ऐसी हीट वेव्स है जो कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग विद द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करेंगी। ठीक है, लाइट की जो स्पीड है वही इनकी स्पीड होने वाली है, पहली बात तो ये।
अब यहां पर इनकी कुछ खूबियां रहती, कुछ इनकी खास बात रहती, मेरी बात ध्यान से सुनना। हीट वेव्स की ये जो कुछ क्वालिटीज है, फीचर्स है हीट वेव्स के, याद रखना। ठीक है, पहला क्या है? प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब ये ट्रैवल कैसे करती है? इट ऑलवेज प्रोपगेट इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है ये। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करेगी, इसका प्रोपगेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। जेंटलमैन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड, यदि आप इसकी गति की बात करोगे, इसकी स्पीड की बात करोगे कि किस रफ्तार के साथ ये भागती है, तो इसकी जो स्पीड है ना, इट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ व्हाट? इट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ, इट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ हीट वेव्स, मतलब टू द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट मतलब समझ रहे हो? मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ईएम वेव्स की यहां पर बात चल रही है, ऑप्टिक्स में सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, कोई नालायक ही होगा जिसको ईएम वेव्स के बारे में पता नहीं होगा। साउंड एंड वेव्स अभी मैंने टॉपिक पढ़ा है, ईएम वेव्स कितना बढ़िया पढ़ाया था मैंने। अब यदि मीडियम की बात करें, तो मीडियम की बात करें, उस मीडियम तो रहने दो, इतना सच आपसे क्या ही करेगा। ठीक है, बाकी इतना आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, प्रोपगेशन स्पीड, दैट्स ऑल। ठीक है, इतना आपके लिए काफी है। अब आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जरा बढ़िया लेवल का। यहाँ पर क्या एक्सपेंशन का क्वेश्चन है? अच्छा, ओके, एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? पहली बात तो कि एरिया का एक्सपांड होना। एक्सपांड होना मतलब बढ़ना, बढ़ोतरी। तो आपको एरिया का एक्सपेंशन दिया है, तो अब पूछ रहा है वॉल्यूम के एक्सपेंशन कितना होगा। तो देखो यार, कभी भी कोई भी चीज है, ठीक है, याद रखना, कोई भी चीज है, कोई भी सॉलिड है, यदि आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, कोई भी एक सॉलिड है, यदि आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो क्या करेगा? वो फैलेगा। ठीक है, वो एक्सपांड करेगा, इट इज गोइंग टू एक्सपैंड। और जब वो एक्सपांड करेगा ना, तो उसका एक्सपांड अलग अलग तरीके से हो सकता है। उसका एरिया भी एक्सपैंड होगा, हो सकता है, उसका वॉल्यूम भी एक्सपैंड हो सकता है। ठीक है, वॉल्यूम भी एक्सपैंड हो सकता है, एरिया भी एक्सपैंड हो सकता है, समझ में आ रहा है? उसकी लेंथ भी एक्सपैंड हो सकती है, कुछ भी एक्सपैंड हो सकता है। तो यदि लेंथ एक्सपैंड हो रही है तो उसको लीनियर एक्सपेंशन बोलेंगे, एरिया एक्सपैंड हो रहा है तो एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है तो वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, और इसको बोलते हैं गामा। इन सभी के बीच का रिलेशन क्या है? अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑल देम। यहां पर क्वेश्चन है कि द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ठीक है, अल्फा क्या था? लेंथ, ठीक है, जो कि यहां पर नहीं। बीटा यहां पर क्या था? बीटा यहां पर था एरिया, और गामा जो यहां पर था वो क्या था? वॉल्यूम। गामा यहां पर वॉल्यूम था। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। आपको गिवन क्या है? एरिया दिया है, मतलब बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। आपको ये गिवन है, बस वैल्यू डालो, आंसर निकालो, एकदम आसान है। अब ये वाला क्वेश्चन अब मैं क्या ही करवाऊं यार आगे, वो तो बस आपको कंसेप्ट आपका मजबूत हो इसलिए मैंने दे दिया। सर यहाँ पर क्या दिखा दिया आपने? सर ये आइसक्रीम वगैरह मत दिखाओ, मतलब वैसे ही एग्जाम आ रहा है और आप ये चीजें दिखा रहे हो, ठीक है, मतलब दिक्कत हो जाएगी ना सर। ठीक है, ये कुछ इसलिए दिखा रहा हूं जनाब, ये 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं यहाँ से, ठीक है, 2 बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, और मेरे को पता है इनसे और भी आगे सवाल पूछेंगे यार। 2023 और 24 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, पता, 2023 और 24 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। मैं उसको डालना भूल गया, इंक्लूड करना भूल गया। एक दिन शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगा। बस एक बात बताओ, यदि यहाँ पर आपने ये कंसेप्ट सीख लिया ना, तो वो कुछ भी नहीं है, इट्स गोइंग टू बी नथिंग। सही में इट इज गोइंग टू बी नथिंग, कुछ भी नहीं रहेगा वो चीज आपके लिए। चलो तो देखते हैं ऐसी क्या चीज है। यहां पर ये जो फ्रिज है, ठीक है, ये आइसक्रीम है जो कि फ्रिज में रखी हुई है, फ्रिज के अंदर रखी हुई है, और यहां पर आप फ्रिज से बाहर निकाल के लेकर आ गया। यहां पर फ्रिज के अंदर और यहां पर फ्रिज के बाहर। जब आइसक्रीम फ्रिज के अंदर रखी हुई है तो आप सभी देखिए, दीज आइसक्रीम आर रियली कॉन्ट्रैक्टेड, एकदम फिक्स्ड है, ठीक है, एकदम सॉलिडिफाइड है। मगर जैसे ही आपने बाहर निकाला तो ये क्या हुई? पिघल गई। ठीक है, ये पिघल गई, ये एक्सपैंड हो गई। ठीक है, इसका एरिया बढ़ गया, समझ में आ रहा है, इसका वॉल्यूम फैल गया। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। आपने फ्रिज से बाहर आइसक्रीम निकाली, उसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो नॉर्मली क्या है, जैसे व्हेन द आइसक्रीम वाज इन द फ्रिज, जब फ्रिज में आइसक्रीम थी, टेम्परेचर कम था। अब टेम्परेचर कम था तो सर वॉल्यूम कम था। तो आप सभी को पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होगी। ये तो यूनिवर्सल रिलेशन है ना, ये वाले रिलेशन को कोई भी फेल नहीं कर सकता है। दिस इज यूनिवर्सली ट्रू एट ईच एंड एवरीवेयर। ठीक है, एवरीवेयर इट हैज टू बी फॉलोड, ये हर जगह फॉलो होगा।
अब उसी आइसक्रीम को भाई तूने क्या करा, फ्रिज से बाहर निकाल दिया। अब यदि तूने उसी आइसक्रीम को फ्रिज से बाहर निकाल दिया तो टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, तो यहां पर क्या होगा, डेंसिटी कम होगी। अब एक बढ़िया कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको, सुनना मेरी बात ध्यान से। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, आपने क्या करा, टेम्परेचर कम कर दिया, 10 से 6 डिग्री कर दिया, टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ। टेम्परेचर कम हुआ तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। अभी अपन ने पढ़ा टेम्परेचर के कम होने से वॉल्यूम कम होगा ना। मतलब फ्रिज में जब वो चीज रखी थी, आइसक्रीम बाहर है, पिघल रही है, भाई तूने फ्रिज में रख दिया, अब नहीं फैलेगी, इकट्ठी हो जाएगी, तो वॉल्यूम कम हुआ ना। वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी यहां पर बढ़ेगी। अब आपने क्या करा, आपको चाहिए भाई कि जल्दी से जल्दी ठंडी हो जाए वो आइसक्रीम, आपने क्या करा, और टेम्परेचर कम कर दिया कि यार अपन एक काम करते हैं 6 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाते हैं। तो टेम्परेचर कम करा सर, वॉल्यूम कम हुआ, तो यहां पर डेंसिटी बढ़ गई, और ठीक है, डेंसिटी बढ़ गई। अब यहां पर 4 डिग्री सेल्सियस से, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, एकदम मेरी बातों को गौर फरमाइएगा, 4 डिग्री सेल्सियस से जब आपने 0 डिग्री सेल्सियस करा, इस केस में जब तूने टेम्परेचर कम करा, ठीक है, व्हेन यू रिड्यूस द टेम्परेचर, सो लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, लिसन टू मी, टेम्परेचर के कम करने से अब यहां पर वॉल्यूम कम नहीं होगा, यहां पर वॉल्यूम बढ़ेगा। यहां पर अब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर कम भले ही आपने करा है, मगर यहां पर वॉल्यूम बढ़ेगा। अब यदि वॉल्यूम बढ़ा है तो यहां पर डेंसिटी कम होगी, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर कम करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, डेंसिटी बढ़ते जा रही थी, मगर 4 के बाद अब क्या होगा, डेंसिटी रिड्यूस होगी। तो अब इसका मतलब क्या है कि द हाईएस्ट पॉसिबल डेंसिटी, so the highest density of water comes at 4 degrees Celsius. This is called the anomalous expansion of water. मजा आया कि नहीं? अब सर सवाल करवा दो आप, बढ़िया मजा आ जाएगा। सवाल यदि आपने करवा दिया, पहला एक ही ऐसा देखो, द डेंसिटी ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसकी डेंसिटी कितनी है, तो हाईएस्ट डेंसिटी कितनी होगी सर, 1000 होती है हाईएस्ट डेंसिटी केजी, और ये हाईएस्ट डेंसिटी कब होती है, एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन नंबर ए इसका। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद है, ठीक है, यहां पर लिख दे रहा हूं, जोरदार, ठीक है, जबरदस्त, जोरदार, जबरदस्त और एकदम जिंदाबाद क्वेश्चन, ठीक है, एकदम आपकी तरह, ठीक है। क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, विद रिगार्ड टू एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल के एक्सपेंशन के रिलेशन में ड्यू टू हीटिंग कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो बिल्कुल अपन सवाल को सॉल्व करते, सवाल के ऊपर फोकस करते हैं। पहली वाली स्टेटमेंट यहां पर क्या लिखा हुआ है कि एज आइस मेल्ट, जैसे ही यहां पर बर्फ पिघलता है, इट एक्सपैंड्स, बर्फ एक्सपैंड करेगा यूनिफॉर्मली अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। तो एक बात मैं आप सभी को बताऊं, बिल्कुल सर बताओ, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। यदि मैं आप सभी को बोलूं कि अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि जब 4 डिग्री सेल्सियस पर था, ठीक है, और आपने उसको क्या करा, 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचाया, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचाया, क्यों, ताकि वो पिघले ना, ताकि वो मेल्ट ना करे, आइसक्रीम पिघले ना, आपने उसको 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंचाया। तो भाई आपने क्या करा, यहां पर टेम्परेचर रिड्यूस करा, यू रिड्यूस द टेम्परेचर। अब आपने जब टेम्परेचर रिड्यूस करा, इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, वॉल्यूम आपका बढ़ा, कम नहीं हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, ये स्पेशल केस है, वॉल्यूम बढ़ा, नॉर्मली कम होता है मगर यहां पर बढ़ा। तो अब यहां पर क्या हुआ, डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, डेंसिटी कम हो गई। वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी कम कैसे हुई, अरे यार डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, इनवर्स रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम कम करोगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम होगी, ठीक। मगर यहां पर तो आइस मेल्ट हुआ ना, एज आइस मेल्ट, तो मेल्टिंग कहां पर होती है सर, मेल्टिंग तो तब होती है जब 0 डिग्री सेल्सियस के बाद आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। 0 डिग्री सेल्सियस पर तो बर्फ बर्फ है, आपने हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से आप 4 की तरफ गए। तो जब आप 4 की तरफ जाओगे तो आपने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ाया, जस्ट अपोजिट कर दो, यहां टेम्परेचर कम हुआ, यहां बढ़ेगा, यहां वॉल्यूम बढ़ा, यहां वॉल्यूम कम कर दो, और यहां पर डेंसिटी कम हुई, यहां पर डेंसिटी बढ़ा दो। तो यहां पर क्या बोला कि जब आइस मेल्ट होगा, इट एक्सपांड, क्या करेगा, इट एक्सपांड यूनिफॉर्मली अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस तक वो एक्सपांड करेगा। मगर इफ यू जस्ट लुक इट हियर ऑन द स्क्रीन, वॉल्यूम तो कम हो रहा है ना, वॉल्यूम तो यहां पर कम हो रहा है, यही तो एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है। समझ में आया, जस्ट उसका ऑपोजिट। तो पहली वाली स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है और हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मजा आ गया ना, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, सही सवाल था, ठीक है। अब थोड़ा आग लगाते हैं अपन, आग लगाने से मेरा मतलब है यार, थोड़ा आग से रिलेटेड एक कंसेप्ट है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, वी शुड टॉक अबाउट दैट, इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट। कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, बट डोंट वरी, यू नो योर कपिल भैया इज हियर, यू नीड नॉट फेयर, बिल्कुल भी आपको दुख तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। मैं यार ऐसा रहता है कि मेरा अपना सेशन आता है ना, तो मेरी मेंटालिटी ये रहती है
कि बच्चों के जितने भी दुख हैं वो सारे खत्म हो जाए, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें एकदम वैनिश हो जाए, जो जो भी उनके दिमाग में कंफ्यूजन, chaos, curiosity, it should be cleared after just watching a single session, and at the end of the session they must have the high josh and high energy to look after the another videos. उनके अंदर एक ऑप्टिमिस्टिज्म आ जाए कि नहीं यार एनडी आसान है, कोई कठिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है, ठीक है। चलिए, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है, सुनिए मेरी बात, ठीक है, सुनिए, ठीक है। आग लगाने के लिए कितनी बुराई करे इसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं। मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। कोई भी एक चीज है, सुनना मेरी बात ध्यान से, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक बॉडी है, ध्यान से सुनना, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक बॉडी है, जैसे आपको यहां पर लकड़ी का टुकड़ा दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है, एक बड़ा दिख रहा है, एक का मास कम है, एक का मास ज्यादा है, इसका यहां पर मास कम है और इसका मास यहां पर ज्यादा है, ठीक है, बिल्कुल आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो कोई भी एक बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल लकड़ी का टुकड़ा है, कोई भी एक पीस है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको उसको कितनी हीट दें, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है, पर यूनिट टाइम में उसको कितनी हीट दें ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, तो कितनी हीट दें, कितनी हीट दें तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। सर तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, यहां तो आपने बोल दिया हीट गिवन, हीट देना है ताकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, ठीक है। भाई ये जो चीज लिखी ना, कितनी हीट दे तो टेम्परेचर बढ़ जाए, सेम चीज को यहां पर लिख दे, तो सर दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, पर यूनिट मास, ठीक है, यहां पर कर देना यूनिट मास, स्पेसिफिक हीट में यूनिट मास का जिक्र होता है। अब मैं आपको एक बढ़िया सी बात बताऊं, बहुत ही प्यारी बात बता रहा हूं, स्पेसिफिक हीट के बारे में आपने बात करी ना, तो स्पेसिफिक हीट के डेफिनेशन में यूनिट मास आ रहा है, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक हीट जो है इसके डेफिनेशन में यूनिट मास आ रहा है, ऑफ कोर्स यहां पर यूनिट मास आ रहा है, बट लिसन टू मी केयरफुली, इसके फॉर्मूले में यूनिट मास नहीं आएगा, फॉर्मूले में यूनिट मास नहीं आएगा। तो कैसे क्या चीज है मैं आपको यहां पर एकदम साफ साफ बता देता हूं, ध्यान से सुनना। हीट देना, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट बॉडी बाय यूनिट डिग्री। तो क्यू का मतलब पता क्या होता है कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, कितनी उसने एब्जॉर्ब करी, अपॉन चेंज इन टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर में चेंज आया। और यहां पर क्या होता है, S इज इक्वल टू क्यू, मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन मास इनटू चेंज इन टी, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, एक बढ़िया सी बात बता रहा हूं, हाँ मैंने एक हल्की सी चीज यहां पर हल्का सा गलत बोल दिया। अपन स्पेसिफिक हीट को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं ना, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 यूनिट, यहां पर बस मास आ रहा है, बाकी इतनी आधी डेफिनेशन सभी की सेम है। तो डेफिनेशन में मास आ रहा है, ऑफ कोर्स सी बात है, फॉर्मूला में मास आएगा, मगर ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, याद रखना, इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत हो, सीधा कि सीधे इसको ऐसे ही परसीव करो। एक बढ़िया चीज बता रहा हूं, टेम्परेचर के ऊपर दोनों ही डिपेंड नहीं करते, नेचर के ऊपर दोनों डिपेंड करेंगे, मास के ऊपर वो डिपेंड करेगा जिसके फॉर्मूले में मास नहीं आ रहा है, मतलब हीट कैपेसिटी करेगी, स्पेसिफिक हीट मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब सर इसकी एसआई यूनिट कैसे निकालें, यार हीट कैपेसिटी क्या है, क्यू अपॉन चेंज इन टी, क्यू मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, और हीट एनर्जी को, एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल, ठीक है, जूल पर, अपॉन लगा दिया, और टेम्परेचर की यूनिट क्या है, सर टेम्परेचर की यूनिट सेल्सियस या फिर केल्विन, कुछ भी कर दो, तो जूल पर केल्विन, जूल पर सेल्सियस, जूल पर कूलम, एनीथिंग यू कैन राइट इट एज। अब यहां पर क्या है, मास भी आ गया, तो यहां पर करके आपने केजी भी लगा दिया, दैट्स इट। सभी चीजों को रीजन आउट करते हुए आगे बढ़ते हैं हमारे वॉरियर्स, ठीक है। पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या, कि द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू चेंज यूनिट मास। ये तो खैर केमिस्ट्री का भी कंसेप्ट है। देखो वेपराइजेशन, मगर यहां पर क्या आया, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। देखो वेपराइजेशन यदि अपन बोल रहे हैं, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन का मतलब क्या है, वेपर का बनना, वेपर गैस का बनना, मतलब लिक्विड से गैस का बनना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, कितने अमाउंट ऑफ किलो जूल की हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड इनटू गैस, ठीक है, लिक्विड इनटू गैस। मगर यहां पर लेटेंट हीट की बात चल रही है, तो विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, लिक्विड इनटू वेपर विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। सर ऐसा क्यों हुआ, आपने विदाउट चेंज इन टेम्परेचर की जब बात करी, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, तो आपने इसको लेटेंट हीट से रिलेट क्यों करा, व्हाई डिड यू रिलेट इट विद लेटेंट हीट, व्हाई, व्हाट इज द रीजन, लेट अस नो। देखिए मैं आपको बताता हूं, पहले अपन कुछ सवाल सॉल्व करें, ठीक है, उसके बाद फिर अपन लेटेंट हीट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ द मटेरियल, मतलब मास क्या होगा, हुज स्पेसिफिक हीट, आपको स्पेसिफिक हीट दी है, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक हीट आपको गिवन है,
एस गिवन है कितना 400 जूल पर केजी सेल्सियस। फॉर राइज इन टेम्परेचर फ्रॉम, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, और हीट रिसीव्ड मतलब क्यू 20 किलो जूल, मतलब 20,000 जूल आप यहां पर लिख सकते हो। तो हमको मास बताना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर पता क्या आता है कि क्वेश्चन में पूछ किसके बारे में रहा है। यहां पर हीट कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है, मतलब थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है, या फिर स्पेसिफिक हीट के बारे में बात कर रहा है। यार मास गिवन है तो स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करेगा ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम चेंज इन टी। तो आपको एम निकालना है तो एम उधर ले जा भाई, एम इज इक्वल टू क्यू एस चेंज इन टी। क्यू कितना गिवन है 20,000, क्यू गिवन है 20,000, ठीक है। एस कितना गिवन है 400, चेंज इन टी कितना गिवन है 15 में से 25 को माइनस करोगे तो 10, तो यहां पर कितना गया 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 चुके 20, तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली फाइन। मजा आ गया। दिस इज द पावर ऑफ द कंसेप्ट। इसलिए बोलता हूं कि फिजिक्स भले ही आप कर रहे हो, लोग करता है ना न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स, बिल्कुल मैं न्यूमेरिकल्स ही करवा रहा हूं इस बार, एकदम दिल खोल के पूरे प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहा हूं, हर एक चीज करवा रहा हूं, ताकि बच्चे के दिमाग में ये ना रहे कि न्यूमेरिकल ही सब कुछ होता है। न्यूमेरिकल डिपेंड करते हैं थ्योरी और कंसेप्ट के ऊपर, और मैं साथ में कंसेप्ट भी क्लियर करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए, थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। सर थर्मल कैपेसिटी क्या होता है? थर्मल कैपेसिटी को ही हीट कैपेसिटी कहा जाता है, ठीक है। थर्मल कैपेसिटी को ही हीट कैपेसिटी कहा जाता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्या थर्मल कैपेसिटी मास के ऊपर डिपेंड करेगी क्या? भाई थर्मल कैपेसिटी के फॉर्मूले में मास आ रहा था नहीं आ रहा था, मगर ये डिपेंड करता है मास एंड शेप के ऊपर। ये देखो ये डिपेंड करता है, ठीक है। मास के ऊपर और शेप के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द मास एंड शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है। मास और शेप के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बढ़िया, मास के ऊपर डिपेंड करेगी थर्मल कैपेसिटी। लगा दिया अपन ने एकदम सही आंसर। आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी इज करेक्ट। स्पेसिफिक हीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर, दोनों नहीं करते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है? इट डिपेंड्स अपॉन ओनली टेम्परेचर, गलत, ठीक है। स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले में मास आ रहा था, ठीक है। क्या ये मास के ऊपर डिपेंड करती? नहीं, इट डज नॉट डिपेंड। तो यहां पर क्या लिखा? इट डिपेंड्स अपॉन मास, तो पहली वाली भी गलत है। तो ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कि दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड शेप ऑफ द बॉडी। मतलब मास के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करती है ना, अभी तो पढ़ा था यार। ये देखो कि मास के ऊपर हीट कैपेसिटी डिपेंड करेगी, स्पेसिफिक हीट डिपेंड नहीं करेगी। दोनों के दोनों टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, और दोनों के दोनों नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। समझ में आया सभी को? अब यहां पर क्वेश्चन आया है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट लिक्विड टू गैसेस विदाउट एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब तेरे को लिक्विड को गैस में चेंज करना है बिना टेम्परेचर में चेंज करे, तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको आप क्या बोलोगे? उसको बोलोगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आप ऐसे देखो कि वन क्या रहा है, वेपर बन रहा है, तो आप इसको बोलो वेपराइजेशन। और विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर मतलब लेटेंट। तो होता क्या है लेटेंट? लेटेंट का मतलब पता क्या है? लेटेंट हीट का मतलब ये है L इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम। या तो हीट एनर्जी रिलीज करोगे, एब्जॉर्ब करोगे। मतलब देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, 0 डिग्री सेल्सियस पर ना आपका आइस भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों प्रेजेंट है। मगर यहां पर ये ऐसा है 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है ना वाटर पे चेंज हो जाता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा, जैसे रो रेंडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आने के बाद आपको आपके प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगते हैं, आपके मॉक टेस्ट में नंबर भी अच्छे आने लगते हैं, उसके बाद आपका इंडिया का पेपर भी क्लियर होने लगता है, ठीक है। तो उसी तरीके से सारी चीजें यहां पर हो रही हैं, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस वाटर में चेंज हो रहा है। हम लोग ऐसा करवा रहे हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ी एजुकेटर प्रेजेंट है और आपकी तरह डेडिकेटेड स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं। मगर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है भाई। टेम्परेचर तो आप जैसे सॉलिड है ना भाई, सॉलिड है, सॉलिड का तूने टेम्परेचर बढ़ाया वो बन जाएगा लिक्विड, तूने लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया तो वो बन जाएगा गैस। मगर सर यहाँ तो वो भी नहीं करा ना, यहाँ तो बर्फ का तापमान भी नहीं। आप तो ये बोल रहे हो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों प्रेजेंट है और वो उसमें चेंज हो रहा है। तो ऐसी कौन सी एनर्जी है जो उसको मिल रही है, जो एब्जॉर्ब हो रही है, जिसकी वजह से आइस वाटर में चेंज हो रहा है? ये है लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई। सो व्हेन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कोई भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, या तो हीट एनर्जी रिलीज होती है या तो अब्जॉर्ब होती है, इसको कहा जाता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ना ही मास के ऊपर डिपेंड करी, ना ही टेम्परेचर के ऊपर, ना ही वॉल्यूम के ऊपर। कमिंग टू द क्वेश्चन
किस में से कौन सी स्टेटमेंट है अबाउट द लेटेंट हीट ऑफ गिवन सब्सटेंस इज नॉट करेक्ट, इज करेक्ट, ठीक है करेक्ट। बात करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, इट इज फिक्स्ड एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है गिवन टेम्परेचर पर फिक्स रहती है लेटेंट हीट। क्या लेटेंट हीट गिवन टेम्परेचर के ऊपर फिक्स है? इट इज फिक्स्ड एट गिवन टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, कांस्टेंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है क्या? नहीं करती है। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो 1 and 3 आर करेक्ट, ठीक है बोथ 1 and 3 आर करेक्ट। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आपको पूरा का पूरा यहां पर ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है, एनडी की तैयारी कर रहे हो, ग्राफ तो समझ में आता ही होगा। द पार्ट ऑफ द कर्व दैट इज प्रैक्टिकली हॉरिजॉन्टल, क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है यार? सही बताओ ना, देखो है क्या, ऐसे आगे जाते जा रहे हो, मतलब आप इधर मूव कर रहे हो, मतलब टाइम बढ़ते जा रहा है, यहां पर टेम्परेचर कम हो रहा था, मगर अब टाइम बढ़ रहा है, एक चीज कांस्टेंट है, टेम्परेचर इतना, यही कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस टेम्परेचर बता रही, यहां पर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, हियर द टेम्परेचर इज डैम कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कहां कांस्टेंट है भाई? लेटेंट हीट एनर्जी। समझ में आया? क्लियर है सर? मजा आ गया, ठीक है बहुत मजा आ गया। अब करते हैं सवाल, ठीक है सवाल क्या करते हैं, ये वाले कंडक्शन। ओके, तो ये क्या चीज है? देखो मैं आप सभी को एक बात बताऊं, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन पढ़ा दूं क्या? देख लो यार, उसके बाद फिर अपन करते हैं, ठीक है देख लो आप भी क्या याद रखोगे, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन। ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने क्या करा, ठीक है आप लोग बढ़िया एकदम परफॉर्म कर रहे हो क्लास में, ठीक है एकदम झंडे गाड़ रहे हो, ठीक है अपना ऑफलाइन इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, ठीक है मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है सामने, मस्त। तो अब यार ऐसा नहीं, अपन एक काम करते हैं, यहां पर देखो, अब यहां पर ऐसा सीन चल रहा है कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर एक बच्चा बैठा है, यहाँ पर एक बच्चा, यहाँ पर एक, मतलब बच्चे बहुत सारे बैठे हैं, अपन कंसिडर नहीं कर रहे हैं ज्यादा बच्चे, यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये, ठीक है यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, ठीक है भाई पीछे बैठे हुए हैं बैक बेंचर्स, पीछे बैक बेंचर्स, इन्होंने भी बढ़िया परफॉर्म करा। आपको तो पता है अपनी क्लास में नो बैक बेंचर नो टॉपर नो पार्शियलिटी, सब काम बढ़िया चल रहा है। तो मैंने क्या करा भाई, मैंने सोचा, मैंने कहा इनको चॉकलेट दे देता हूँ। मैंने क्या करा, मैं गया यहाँ पर, इसको दी चॉकलेट, है ना, ये मेरे पास आया, या फिर ये मेरे, या फिर मैं इसके पास गया, इसने क्या करा, एक बाइट रखा, इसने फिर पीछे वाले को दिया, इसने एक बाइट रखा, इसने पीछे वाले को दिया, वो बाइट बाइट ट्रांसफर कर दी, चॉकलेट ट्रांसफर कर दी। भाई जो आगे टॉपर बैठा था ना, इसको गुस्सा आ गया भाई, इसने बोला कि कैसे आप बैक बेंचर के अच्छे मार्क्स आ गए। ये उठा, इसने भैया आप क्या कर रहे हो, ये गया गया चॉकलेट छीनी और पीछे वाले के मुंह पे फेंक के आ गया, ये ले खा ले, ज्यादा खुश हो रहा है ना, खा ले, ठीक है। आखिरी में जो बंदा बैठा था ना, इसने बोला भैया कैच फेंको यार, मेरे को नहीं चाहिए, इनकी जरूरत नहीं है, इनका सहारा नहीं चाहिए, सीधे कैच दो। मैंने कैच कर लिया, उसने कैच कर लिया, मजा आ गया सर। पहले वाले केस में ना, पहले वाले केस में ये सारे के सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, इनके मार्क्स सेम नहीं थे, उसी प्रकार से यहाँ पर हीट ट्रांसफर हुई, मतलब चॉकलेट ट्रांसफर हुई थ्रू द पार्टिकल्स इन कॉन्टैक्ट इन अ बॉडी, उन स्टूडेंट के बीच में जो कि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। चॉकलेट ट्रांसफर हुई उन स्टूडेंट के बीच में जो कि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में, मतलब हीट ट्रांसफर हुई पार्टिकल्स के बीच में जो कि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में। पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है अनइक्वल टेम्परेचर, समझ रहे, टेम्परेचर इक्वल नहीं है वो कॉन्टैक्ट में, तो यहां पर इसको बोलेंगे कंडक्शन। मूवमेंट हो रहा है, मगर नहीं मूवमेंट नहीं हो रहा है, पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है। कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द बल्क मूवमेंट, खतरनाक बल्क मूवमेंट हो रहा है। और ये कन्वेक्शन आपको बताया था वर्टिकल हीटिंग होती है ट्रोपोस्फेयर में। अब आता है रेडिएशन, रेडिएशन में किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है भाई, है ना, ट्रांसफर ऑफ हीट होता है विदाउट एनी विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, फॉर एग्जांपल लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो कंडक्शन कहां पर आसानी से हो जाएगा, जहां पर पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं। कहां पर है, सॉलिड में, है ना, ओनली बिकॉज सॉलिड पार्टिकल डज नॉट मूव, वो मूव ही नहीं करता, कंडक्शन में तो मूवमेंट हो ही नहीं रहा है। सो कंडक्शन कैन इजीली अकर इन सॉलिड, लेस इजीली इन लिक्विड, बट हार्डली इन गैसेस, गैसेस में हार्डली होगा। अब कन्वेक्शन की बात करेंगे, कन्वेक्शन फ्लूइड में होता है बढ़िया तरीके से। तो यार ये भी पढ़ा दिया मैंने तुमको बढ़िया तरीके से। अब क्वेश्चन करें सर, अब तो रगड़ दो आप क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं कौन नहीं करता, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कंडक्शन कैन इजीली अकर इन सॉलिड,
लेस इजीली इन लिक्विड बट हार्डली इन गैसेस। सर ये तो सही है, मगर नॉट करेक्ट पूछ रहा है। हीट एनर्जी इज कैरीड बाय मूविंग पार्टिकल्स इन कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन जो अपन ने मूवमेंट पढ़ा उसमें तो यार मूविंग पार्टिकल मतलब बल्क मूवमेंट होता है, सही है। हीट एनर्जी इज कैरीड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड रेडिएशन। सही है यार, रेडिएशन में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हीट एनर्जी कैरी करती हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। यहां पर क्या लिखा, टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। सर इसको तो बॉइलिंग पॉइंट ही बोलते हैं, मगर गलत क्या है फिर जनाब? सॉलिड को लिक्विड में चेंज होना, जिस पॉइंट पर चेंज होता है ना, उसको बॉइलिंग नहीं, उसको फ्यूजन या फिर मेल्टिंग कहा जाता है। इट इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो ये चीज गलत है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन यहां पर क्या है? आगे वाला क्वेश्चन यहां पर वो जो अमीरों की बोतल आती है ना, जो सिल्वर कलर की बोतल आपने देखी होगी, अरे सर आप ही बता दो ना, ये वाली बोतल, ठीक है। मेरे पास भी थी मगर मैं गरीब था और हूं, ठीक है। ये वाली बोतल भाई, अब मेरी बात सुनो, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। ये यदि बॉटल है, मेरे को मजा है, आपको बहुत मजा आ रहा है पढ़ाई करने में, ठीक है। इस मजे को बरकरार रखो और बढ़िया तरीके से सेशन एंड करो। यहां पर आप सभी को मिल्टन की बोतल दिख रही है अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। चलिए यहां पर देखो, ये जो मिल्टन की बोतल दिख रही है ना आपको, आपने क्या करा, आपने देखा भाई ये बोतल को खोलकर, तो बोतल के अंदर बोतल मिलती है भाई। जितनी बड़ी ये बोतल है इतना उसके अंदर पानी नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि बोतल के अंदर बोतल है। अब जो बोतल के अंदर बोतल है, तो दो बोतल के बीच में ये जो गैप आ रहा है, दिस इज द वैक्यूम। यहां पर कोई भी पार्टिकल नहीं है। एंड व्हाई इज दिस वैक्यूम क्रिएटेड? ताकि पार्टिकल ही नहीं रहे, और पार्टिकल जब नहीं रहेंगे तो कंडक्शन और कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर होगी नहीं, क्योंकि पार्टिकल के ही थ्रू कंडक्शन और कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर हो सकती है। अभी मैंने बताया, मैंने बोला ना, कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होना मतलब पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, एक दूसरे के। कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर होना मतलब कि पार्टिकल्स का मूवमेंट। पार्टिकल जरूरी, मगर रेडिएशन में पार्टिकल, सर तो मतलब रेडिएशन भी तो करवा देगा। ऐसे तो रेडिएशन, चलो ठीक है, आपने कंडक्शन रोक लिया, कन्वेक्शन रोक लिया, मगर ये पानी को गर्म रेडिएशन कर देगा। रेडिएशन से भी तो हीट ट्रांसफर होती, तभी तो उसके ऊपर सिल्वर कलर करा जाता है। सो याद रखना, ये टिप मैं याद दे रहा हूं एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर। ये वैक्यूम है, क्या करता है? इट रेजिस्ट द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। और जो सिल्वर कलर का सरफेस रहता है, ये क्या करता है? इट रेजिस्ट द ट्रांसफर ऑफ हीट इवन थ्रू रेडिएशन। ये रेडिएशन भी नहीं होने देता है। सवाल ठोको आप, अब भी जरा देखो, ये लो। Which one of the following statements regarding a thermoflask is not correct? Thermoflask के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? The wall of flask are separated by vacuum. जो दीवार है फ्लास्क की, मतलब आउटर स्ट्रक्चर, वो वैक्यूम से सेपरेटेड है, ठीक है। वैक्यूम उसको अलग करता है। एंड मेड अप ऑफ ग्लास, और वो ग्लास से मिलकर बनती है, जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। बिल्कुल हीट पास नहीं करती, मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और एक वॉल है जो कि वैक्यूम बनाती, पहली वाली सही है, मगर नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, नॉट करेक्ट। द ग्लास वॉल देमसेल्व्स हैव शाइनी सरफेस, बिल्कुल होता है सर, उस ग्लास वॉल का भी शाइनी सरफेस होता है। जो सरफेस है इनर वॉल का, ये क्या करता है? इट रेडिएट्स गुड अमाउंट ऑफ हीट, ये बड़ी अमाउंट ऑफ हीट अरे भाई। एंड द सरफेस ऑफ आउटर वॉल एब्जॉर्ब सम ऑफ द हीट। आप जब उसको एब्जॉर्ब भी आप हीट करवा रहे हो, आप उसको जो अंदर वाला जो जो आउटर वॉल, कोई सी भी वॉल हो, आप यदि उसमें हीट एब्जॉर्ब करवा रहे हो, तो क्या काम का इतना पैसा खर्च करने का? ये गलत है भाई, ये ऑप्शन गलत है, मतलब ये एकदम सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर सी इज रॉन्ग। और यहां पर कॉर्क का क्या काम है? उसका जो ढक्कन में रबर लगी रहती है, द कॉर्क सपोर्ट्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वो भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, प्यारा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा है भाई। एक काम कर, बस मैं तेरे को एक चीज बता रहा हूं, सेकंड वाली स्टेटमेंट जरा रीड कर। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब कितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कोई भी एक बॉडी या फिर सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। सर इसको ही तो हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। गलत, इसमें ऐड कर ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास कौन ऐड करेगा? इसलिए बी वाला ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। द सिल्वरिंग थर्मोफ्लास्क, जो थर्मोफ्लास्क में सिल्वरिंग होती है ना, वो क्यों करी जाती है? ताकि हीट ट्रांसफर ना हो रेडिएशन के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, यहां से सवाल आया था ND1 2025, ठीक है। मैं डालना भूल गया, जिसने दिया होगा उसको समझ में आ गया होगा एकदम डायरेक्ट। कौन सा क्या आया था? ये आया था एडियोबैटिक, जहां पर हीट कांस्टेंट रहती है एडियोबैटिक। आइसोबोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट। भाई वो तो मैं आता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने के नाम से, मगर सालों तुम मेरे से पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा लेते हो एडिशनल इंफॉर्मेशन के नाम पर। ठीक है, कोई बात नहीं यार, ठीक है, कोई बात नहीं, याद रखोगे आप मेरे को। अब यहाँ पर कुछ अपन सवाल देखते हैं, ठीक है।
जिसमें जिक्र होता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। कोई बात नहीं, देखो। सो जेंटलमैन, लेट्स किल अ फ्यू लॉज टुगेदर और सेशन को अपन खत्म करते हैं। कुछ लॉज हैं, कुछ कानून है यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स फॉलो करता है, ठीक है। कानून प्रिंसिपल का होना बहुत जरूरी है। इन द सेम मैनर थर्मोडायनेमिक्स आल्सो फॉलो फ्यू प्रिंसिपल्स। एकदम आसान है, लोड लेने की जरूरत नहीं है, एकदम इसी प्रकार से पढ़े पढ़े आप मेरा सेशन यदि देख रहे हो तो आपसे बड़ा निहायती नीच इंसान कोई नहीं है, मगर मेरे को पता है आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। बिल्कुल, अपन सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर पहली स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, ए एंड बी का टेम्परेचर सेम है, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ए एंड बी का टेम्परेचर इफ इट इज सेम तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। यदि बी और सी का टेम्परेचर सेम है मतलब दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यदि ए और बी का टेम्परेचर सेम है और बी और सी का टेम्परेचर सेम है मतलब ए और सी का भी टेम्परेचर सेम होगा। इसको बोलते हैं जीरोथ लॉ, ठीक है। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। ये तो ऐसा ही है भाई, छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं। अब आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब पता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है भाई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि इफ सम क्वांटिटी ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम, यदि किसी भी जगह आपने हीट ट्रांसफर करी है तो जो हीट एब्जॉर्व की जा रही है ना सिस्टम के द्वारा, देन द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, ठीक है। जो हीट एब्जॉर्व करी जा रही है सिस्टम में, ये हीट एब्जॉर्ब मतलब चेंज इन क्यू मतलब हीट एब्जॉर्ब, वो काय के बराबर है, इट इज द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी बाय द सिस्टम, मतलब इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल वर्क डन, मतलब अंदर कितनी एनर्जी है प्लस एक्सटर्नल वर्क डन, दोनों के बराबर है, ठीक है। दोनों के बराबर है, इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल वर्क डन। अब यहां पर क्वेश्चन है, और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने के बाद ऊपर वाला कंसेप्ट और तगड़ा आपको महसूस होगा। और एक बात बताऊं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का लेवल ना डाउन होते जा रहा है, मतलब सवाल आ रहे हैं मगर लो होते जा रहा है। अब सवाल कठिन नहीं आ रहे हैं जैसे पहले पूछता था। इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम इज जीरो, भाई वर्क डन जीरो है तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर अ गैस केप्ट एट सर्टेन टेम्परेचर इज करेक्ट। जो गैस एक किसी टेम्परेचर पर रखी हुई है उसके रिगार्डिंग कौन सी चीज सही होगी यदि वर्क डन सिस्टम में जीरो है। आप एक बात बताओ, यदि वर्क डन, अभी अपन ने पढ़ा ये वर्क डन है, यदि ये जीरो हो गया तो चेंज इन क्यू बराबर चेंज इन यू हो जाएगा, मतलब हीट एनर्जी इज गोइंग टू बी इक्वल टू द टोटल इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ हीट इन और आउट ऑफ द सिस्टम। स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। समझ में आया, दोनों बराबर, क्योंकि आप सभी को पता है चेंज इन क्या क्यू है, ठीक है। चेंज इन क्यू किसके बराबर होता है, चेंज इन क्यू इज इक्वल टू चेंज इन यू प्लस चेंज इन डब्ल्यू। तो जब ये जीरो है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बस यही है क्वेश्चन। आगे आपसे क्या पूछ रहा है कि द स्टेटमेंट दैट हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर। आप सभी को पता है हीट कभी भी ना लो से हाई में ट्रेवल नहीं कर सकती, लो टेम्परेचर से हाई में ट्रेवल नहीं कर सकती, हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जाती है। ये कौन सा लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलती है पता है, इसमें दो, एक कैल्विन प्लैंक ने बोला था कि 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। मतलब अभी आपने क्या देखा कि चेंज इन क्यू इज इक्वल टू चेंज इन यू तो हो गया, ठीक है, मगर चेंज इन क्यू इज इक्वल टू चेंज इन डब्ल्यू नहीं हो सकता भाई, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये पॉसिबल, ये कैल्विन प्लैंक ने बोला है। और क्लॉसी ने क्या बोला, ये दोनों किस में आते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही आते हैं। इसमें बोला कि नो हीट कैन बी फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में कोई भी हीट नहीं कर सकती, तो यही तो है वो, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा है, ठीक है। तो आंसर लगा दो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो जेंटलमैन, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। गाना याद आ गया होगा आपको स्काईफॉल वाला, दिस इज द एंड, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और कोई भी मेरे को रैंडमली आंसर नहीं करेगा, प्रॉपर लिखना होमवर्क क्वेश्चन। और सेशन कैसा लगा मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग सीरीज दैट वी आर गोइंग टू गिव यू, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराऊंगा, पेपर लीक सीरीज भी करवाऊंगा, सारी चीजें करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, फाइनल टेस्ट देने का काम मेरा है, मेरे ऊपर छोड़ दो, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कंडक्टेड बाय मी। 3 सवाल आप सभी को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, आप सर्च करो, रिसर्च करो, एनालिसिस करो, गूगल से सर्च करो, आई डोंट केयर, और नीचे बताना सेशन कैसा लगा। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, और तीसरा क्वेश्चन ये, ठीक है जनाब। काफी बढ़िया लगा आप सभी से इंटरेक्ट करके, ठीक है। आज अच्छा हुआ मैंने सेशन रिकॉर्ड कर लिया, काय का वीडियो काय का क्या यार, काफी बढ़िया सेशन था। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।